दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य, यवन, शक एवं कुषाण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य, यवन, शक एवं कुषाण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें सबसे पहले हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग एवं कण्व राजवंश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था जो ब्राह्मण जाति का था और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। देखिए, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके लिए महर्षि पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हुआ था। आइए इसके बाद देखते हैं सातवाहन राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। सातवाहन यानी आंध्र वंश, आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी के किनारे थी वहां पर स्थापित की और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठि पुत्र पुलुवामी और यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था और सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने वृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। दोस्तों सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा के सिक्के चलाए थे। आप देखिए, सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा के सर्वाधिक पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। भूमिदान का सर्वप्राचीन पुरालेखी प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राज की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक या मातृसत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वासिष्ठी पुत्र इत्यादि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। याद रखिएगा, सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य गौलमिक को सौंपा था। गौलमिक क्या होता था? तो ये एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियों में कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास है। सातकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी कहे जाते थे। दोस्तों सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया था। तो याद रखिएगा, सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया और सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता है।
अब आइए इसी में एक महत्वपूर्ण वंश चेदी राजवंश के बारे में जान लेते हैं। कलिंग का चेदी राजवंश। दोस्तों, अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। और खारवेल इस वंश का एक प्रतापी शासक था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिर की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। अब आइए देखते हैं भारत के यवन राज्यों के बारे में। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जो है, सबसे पहले हिंद यूनानी यानी इंडो यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा और एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोट्स प्रथम ने किया था और बैक्ट्रिया पर डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोट्स द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्कीडस और हर्मिक्स ने। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था और इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था, जिसका समयकाल 165 से 145 ईसा पूर्व है। इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट थी और ये शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने दोस्तों नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न हैं। तो ये पुस्तक मिलिंद पन्हो है, जिसमें मिनांडर यानी मिलिंद के प्रश्न और नागसेन जो कि बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा दिए गए उत्तर इसमें शामिल हैं। दोस्तों, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले इंडो यूनानियन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। दोस्तों देखिए, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ करके भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों शक शासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन के प्रभुत्व स्थापित किया था। प्रथम शक राजा मो था। मो जो है वो प्रथम शक राजा था और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। दोस्तों 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ और उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। दोस्तों शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से ये शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था,
जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी पर गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जो कि मौर्यों द्वारा निर्मित थी, इसका जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया और इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। तो याद रखिएगा, रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी किया और भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। परथियाई या पहलव कौन थे, तो जान लीजिए दोस्तों। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले पार्थियन राजा गोंडोफर्निस था और इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था और पार्थियन या पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। कुषाणों के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, पहलव, पार्थियन को पहलव और पहलव के बाद कुषाण आए। कुषाणों को यूची और तोखरी कहा जाता है। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने दोस्तों 78 ईस्वी में, जो कि उसके गद्दी पर बैठने का समय या राज्यारोहण का समय था, उस समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है और इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है, जिसे कनिष्क ने 58 ईस्वी में चलाया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई और इसके अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पैन चौवा ने दोस्तों कनिष्क को युद्ध में हराया था और आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कुषाणों ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है और कनिष्क के राज्य कवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की थी। दोस्तों, आप जान लीजिए, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। दोस्तों, गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है और गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पर, चीन में हुआ था और मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण का केंद्र था। दोस्तों, अंत में आप जान लीजिए कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्राह्मण साम्राज्य, यवन, शक, पहलव तथा कुषाण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने कवर किया।
जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, लुसेंट जीके आपके सामान्य ज्ञान की तैयारी के साथ साथ रिवीजन के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयोगी है। इसलिए आप इस वीडियो सीरीज को सुनने के साथ या आप किसी काम में लगे हुए हैं तो उस समय इसे सुनकर भी महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।